शाहीन बाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। 2.5 साल पहले नागरिकता कानून को लेकर शाहीन बाग लगातार सुर्खियों में आया था, देश भर की हेडलाइंस बना हुआ था। आज अवैध निर्माण के खिलाफ शाहीन बाग की सड़कों पर एमसीडी का बुलडोजर उतरा, तब जाकर एक बार फिर हलचल हुई, हंगामा हुआ। बहुत दिनों से यह चर्चा थी कि शाहीन बाग में बुलडोजर आएगा, अतिक्रमण को हटाएगा और जो इंक्रोचमेंट्स हैं उसको रास्ते से साफ कर देगा। इसको लेकर बहुत कुछ कहा गया। आज बुलडोजर आया लेकिन खाली हाथ वापस लौट गया। जमकर राजनीति हुई, खूब विरोध हुआ, बुलडोजर को लौटना पड़ा। लेकिन बुलडोजर आया तो था, सड़क पर दिखा भी, राजनीति चमकाने का नेताओं को मौका मिला। लेकिन बुलडोजर चलाने वालों को यह नहीं पता था कि गिराना क्या है। इसकी पूरी तैयारी करके एमसीडी के अधिकारी शायद शाहीन बाग आना भूल गए थे। नतीजा यह हुआ कि जिस हनक के साथ बुलडोजर आया, उतनी ही शांति के साथ दोपहर होते होते वापस भी बैरंग लौट गया। हाँ, इस पर जैसा कि मैंने पहले कहा, राजनीति हुई, जमकर हुई और एक धर्म विशेष को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, यह आरोप लगा एमसीडी पर। मेरा आज का सवाल इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है। शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई को क्या धर्म के चश्मे से देखना सही है? आप हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर अपने जवाब जरूर दें। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे भी आपको दिखाऊंगा। ऑप्शन 2 है आपके सामने, हाँ और नहीं। एक बार फिर सवाल दोहराता हूं, शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई को क्या धर्म के चश्मे से देखना सही है? अगर आपको लगता है हाँ तो ऑप्शन ए को टिक करिए, अगर आपको लगता है नहीं तो ऑप्शन बी को क्लिक करिए। कार्यक्रम के आखिर में फाइनल रिजल्ट भी जरूर देखिएगा। आजकल बुलडोजर की चर्चा देश भर में हो रही है, खासकर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर को बेहतर कानून व्यवस्था और गुंडागर्दी के खात्मे का दूसरा नाम बनाकर रख दिया है। लेकिन वही बुलडोजर आज शाहीन बाग तक पहुंचते पहुंचते विवादों में घिर गया। सड़कों पर हंगामा हुआ, तमाशा हुआ। बुलडोजर बिना कोई अवैध निर्माण गिराए वापस भी लौट गया। सवाल ये और डर रह गया है कि कहीं दोबारा तो ये बुलडोजर नहीं आ जाएगा, और अगर आएगा तो किस पर कहर बरपाएगा। आज शाहीन बाग के चप्पे चप्पे पर मेरे रिपोर्टर्स, एबीपी न्यूज के मेरे तमाम सहयोगी तैनात थे। दिन भर की ताजा खबरें आप उनके जरिए देखते रहे। लेकिन इसके खबर के पीछे की असली खबर क्या है, इसकी गहराई में कौन सी सच्चाई छुपी हुई है, अगर आपको यह जानना है तो इंडिया चाहता है कि यह खास रिपोर्ट जरूर देखिए। ये स्ट्रीट वेंडर का सर्टिफिकेट इनको है और इनको जैसी जानकारी मिली है कि बुलडोजर इनके आपके यहाँ कार्रवाई करने आ रहा है क्या? दिल्ली के शाहीन बाग में चलना बुलडोजर को था, लेकिन चलता रहा तमाशा। तमाशा बुलडोजर के चलने का। तमाशा अतिक्रमण को हटाए जाने का। लोग मानने को तैयार नहीं है। ये सामने जो आपको दुकान दिख रही है, इसी दुकान पर ही अतिक्रमण का जो हिस्सा है उसे हटाने के लिए बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा है। पहली कार्रवाई होनी थी, पहली कार्रवाई होने में 1 घंटे की देरी हो चुकी है। तमाशा लोगों के आक्रोश और विरोध का। और तमाशा राजनीतिक दलों के विरोध प्रदर्शन का। देखिए, हम समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं, लेकिन अमीर की लग्जरी तोड़िए पहले, अमीर की लग्जरी तोड़िए पहले, गरीब पर रोजगार नहीं। तो तमाशा किसी पार्टी की तरफ से बुलडोजर के समर्थन का। कांग्रेस पार्टी ये बिल्कुल नहीं होने देगी। कांग्रेस पार्टी इस नफरती बुलडोजर के खिलाफ आज कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पे लेटे हुए हैं। बैठे रहेंगे हम तो, लोगों की दुकानों मकानों के आगे बुलडोजर नहीं चलने। और तमाशा बन गया उन आंसुओं का
जिनमें अपनी रोजी रोटी छीन जाने का डर भी है और दर्द भी। आपको कभी कुछ बताया गया था? कुछ नहीं बताया। ये कितने सालों से? 25 साल से आप लोग यहीं पर हैं। कभी किसी ने कुछ नहीं बोला? कभी कुछ नहीं बोला। किसी ने तो सब्जी खेती सब्जी भी उगाते हैं। आप लोगों को ये कुछ बताया गया था? कोई नोटिस दिया गया? मेरे पीरा मुझे कुछ नहीं बताया। अभी आप क्यों रो रहे हैं? क्या आपको बताया गया कि अभी कार्रवाई? नहीं बताया। मेरी दुकान चली जाए, मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद हो जाए, मेरे कमाने वाला भी नहीं है कोई। सोमवार की सुबह शाहीन बाग में ये बात जंगल में लगी आग की तरफ फैल गई कि लोगों संभल जाओ, अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर कभी भी धमक सकता है। बुलडोजर सुबह 11 बजे चलना था, लेकिन उससे पहले वहाँ राजनीति का विरोध प्रदर्शन चलने लगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता दल बल के साथ पहुँचे, इस हुंकार के साथ कि ऐसे कैसे चल जाएगा बुलडोजर। एक पेड़ बंधी हुई थी सफेदी करने के लिए, मैं वहाँ बुलडोज़र जाकर खड़ा हो गया, फ़ोटो खिंचवाना था। तो मैंने घर वाले को बुलाया, मैंने कहा यहाँ आओ, मैंने कहा ऊपर चढ़ के इसे गिरा दो आप। उन्होंने भी वो गिरा दिया। और फिर मैं कह रहा हूँ ये राजनीतिकरण कर रहे हैं। जनता पार्टी राजनीति कर रही है बुलडोजर के हवाले, एक सांप्रदायिकता का मैसेज देना चाहती है। अतिक्रमण हटाना भारतीय जनता पार्टी का मकसद नहीं है। अगर अतिक्रमण हटाना है मकसद है तो सबसे पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के आदेश गुप्ता ने जो अतिक्रमण कर रखा है उस पर बुलडोजर चलाइए, उसके बाद गरीबों के अतिक्रमण हटाने की बात करिए आप। कुछ नेताओं की शह और कुछ अपने दुकान मकान टूटने का खतरा। लोग इस कदर डरे और भड़के कि बुलडोजर पर चढ़कर विरोध करने लगे। देखिए हम लोग सेफ और सेफ अबे जो आप असंवैधानिक बुलडोजर चलाने की तैयारी करें उसको रोकने की कोशिश करी है। यहाँ पर आप जिस तरीके से असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चलाने के लिए आए हैं, किस तरीके से शाहीन बाग का जो है माहौल गरमाया हुआ है। कहीं न कहीं कुछ जगहों से तस्वीरें विरोध की आ रही है, जहाँ पुलिस का विरोध हो रहा है, एनसीटी के एक्शन का विरोध हो रहा है। कुछ जगह की तस्वीरें आप ये देख रहे हैं इस वक्त, किस तरीके से स्थानीय लोगों की भीड़ इस वक्त शाहीन बाग में मौजूद है। पुलिस की मौजूदगी में भारी अतिरिक्त जो फोर्स यहाँ बुलाया गया उसकी मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने का जो ड्राइव है एमसीडी का वो लगातार जारी है। पुलिस ने पुरुष कार्यकर्ताओं को हटाया तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। कहीं विरोध में कोई महिला बुलडोजर पर चढ़ गई। अब बुलडोजर कार्रवाई करने जा रहा है। बुलडोजर करीबन 500 मीटर आगे आ चुका है। उससे पहले 1 घंटे तक बुलडोजर को रोके रखा, लेकिन अब फिर से यहाँ पर भीड़ जमा हो गई है। देखिए धक्का मुक्की होते हुए, क्योंकि लोग फिलहाल बुलडोजर को काम नहीं करने दे रहे हैं। तमाम पुलिस बल यहाँ पर पहुंच चुका है, यहाँ पर सीआरपी भी पहुंच चुका है। हालांकि उसके बावजूद भी कुछ लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है। बुलडोजर जैसे तैसे 500 मीटर ही आगे बढ़ा है, उसके बाद फिर से रोक दिया गया है। जिनकी दुकानें हैं वो भी सामने आ गए और अब दुकान पे कार्रवाई होने जा रही है। तो कहीं कोई सामने ही आसन जमा दिया। हंगामे के बीच ही एमसीडी का ये बुलडोजर अवैध निर्माण गिराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उससे पहले लोगों ने खुद ही उसे गिरा दिया। मामला शाहीन बाग का है। शाहीन बाग बोले तो मुस्लिम आबादी का दबदबा, शाहीन बाग बोले तो हिंदू मुस्लिम राजनीति का नया एपीसेंटर। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के बुलडोजर अभी चले नहीं कि वहां से ये शोर तेज हो गया कि मुस्लिम होने की सजा दी जा रही है। राष्ट्रपति जी से कहना चाहता हूं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको रोका जाए। अतिक्रमण के लिए यहाँ ऐसे तो हम पर जब से आए भाई इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई, इतनी बिल्डिंग बन गई, ये कैसे बन गई? और जब तक बुलडोजर आगे बढ़ता उसके सामने लोग धरने पर बैठ गए। बुलडोजर रुक गया, फिर दिल्ली पुलिस आई, सीआरपीएफ के जवान आए, धरना देने वालों को हटाया, लेकिन बुलडोजर जैसे आया था वैसे ही चला गया। बस किसी दुकान या मकान पर चला नहीं, हाँ खौफ जरूर छोड़ गया। उस खौफ के पीछे पीछे कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भागे तो सबसे बड़ी अदालत ने भी कह दिया, हर बात पर यहाँ क्यों दौड़े चले आते हो। दिल्ली में जहां शाहीन बाग की सड़कों पर बुलडोजर दौड़ रहा था, वहीं इस मामले को लेकर दौड़ पड़े कुछ राजनेता सुप्रीम कोर्ट की ओर। जहां सीपीएम पार्टी के नेता इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट ने पलटकर सीपीएम से पूछ लिया कि आखिरकार आप यहां क्यों आए हैं, आपके कौन से मौलिक अधिकार बाधित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि अगर आपको कोर्ट में आना ही है तो पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, आप पहले हाई कोर्ट जाइए। एक तरीके से लताड़ दिया। लेकिन जिस शाहीन बाग को लेकर लगातार हंगामा मचा है उसके बारे में आपको कुछ खास बातें बताते हैं। आखिरकार शाहीन बाग कैसे बसा और कब बसा। ये यमुना के किनारे वाली जो दक्षिणी दिल्ली का एक खास इलाका है, वहां पर शाहीन बाग की ये कॉलोनी है। 1985 तक इस जमीन पर
खेती हुआ करती थी। यहाँ पर बताया जाता है कि गुर्जर समुदाय के लोगों ने की ज़मीनें थी, जिन्होंने 1985 के बाद ज़मीन को बेचना शुरू किया था। यह इलाका जामिया नगर के आसपास है, तो यहाँ पर उस वक्त में काफ़ी सस्ते प्लॉट थे, तो ज़्यादातर लोगों ने जो उस इलाके के आसपास रहते थे जामिया नगर में, जिनके घर थे, उन्होंने इन प्लॉट को लेना शुरू किया। और उन दिनों में अरब देशों में जो लोग काम कर रहे थे, मजदूर काम करते थे, उन्होंने हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी ली, तो उनको ये जगह बड़ी मुफीद लगी। इस जगह पर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज़ खरीदी। उन लोगों ने सारे उस वक्त सारे जहाँ से अच्छा गीत लिखने वाले अल्लामा इकबाल साहब के नाम पर इस कॉलोनी का नाम रखने की कोशिश की गई थी कि इनका नाम इकबाल साहब के नाम पर होना चाहिए। लेकिन फिर समझ में आया कि इकबाल तो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान चले गए थे, उसके पक्षधर थे, इसीलिए उनके नाम पर किसी कॉलोनी का नाम शायद मंजूर ना हो। तो इकबाल साहब की एक नज़्म से शाहीन शब्द को निकाला गया, ढूंढा गया, और उसी शाहीन के नाम पर इसका नाम पड़ा शाहीन बाग। 1990 तक यहाँ बुनियादी सुविधाएं इस इलाके में ना के बराबर थी, और वहाँ रहने वालों की संख्या भी महज 60 घरों के आसपास थी, यानी करीब 200-250 लोग ही उस इलाके में रहा करते थे। 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद यहाँ पे अचानक हलचल बढ़ी, बड़ी संख्या में लोग इस इलाके में आने लगे और यहाँ पर बसने लगे। लेकिन शाहीन बाग असल में सुर्खियों में आया तो करीब 2-2.5 साल पहले, जब CAA और NRC के खिलाफ दिसंबर 2019 में दिल्ली में प्रदर्शन शुरू हुए थे। शाहीन बाग में लंबा धरना चला था, आप सबको याद होगा। आज शाहीन बाग फिर से चर्चा में है। ये महज संयोग है या फिर राजनीतिक प्रयोग है कि जिस वक्त शाहीन बाग की सड़क पर नागरिकता कानून के खिलाफ आंदोलन चल रहा था, तब दिल्ली विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे, और आज जब बुलडोजर चल रहा है तो MCD का चुनाव थोड़ी ही दूरी पर दिल्ली में खड़ा हुआ है। अब आप समझ गए कि इस पूरे खेल में सियासत कहीं ना कहीं जरूर शामिल है। कार्रवाई की तारीख पहले से तय थी, बावजूद इसके शाहीन बाग में बुलडोजर पहुंचते ही हंगामा बरप गया। ऐसी हाय तौबा मची कि न जाने कौन सा पहाड़ टूटने वाला है। सड़कों पर लोगों का सैलाब उतर आया, सब छाती पीट पीट कर कार्रवाई का विरोध करने लगे, और बुलडोजर मुंह बाएं खड़ा रहा। कुल मिलाकर हुआ वही जिसके लिए शाहीन बाग हर बार सुर्खियों में रहता है, यानी कि हंगामा। अब से करीब 2.5 साल पहले शाहीन बाग में एक हंगामा NRC और CAA को लेकर भी शुरू हुआ था। विरोध की शुरुआत चंद लोगों से हुई थी, लेकिन 2 से 4 और 4 से 5 हजार भीड़ देखते ही देखते धरने का हिस्सा बन गई। शाहीन बाग की सड़क पर पहले आंदोलन चला, फिर बिरयानी बांटने के दौर ने सुर्खियां बटोरी। नफे नुकसान के हिसाब से कई लोगों ने हाजिरी भी लगाई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस को इलाके की बैरिकेडिंग करनी पड़ी। 101 दिनों तक चले धरने का मामला आखिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिर कोरोना की वजह से भीड़ की घर वापसी हुई। वैसी ही भीड़ आज भी शाहीन बाग की सड़क पर थी। वैसी ही भीड़ आज भी शाहीन बाग की सड़क पर थी। डर डिपार्टमेंट का जो गलत काम करते हैं उनको जरूरी होता है। हम MCD की इस पहल का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और दिल्ली जी की जनता को भी साधुवाद देते हैं। शाहीन बाग के लोगों की समझदारी की भी बधाई देते हैं कि उन्होंने खुद ही पिछले 15 दिन में लगभग 50% अतिक्रमण खुद हटाने का काम किया, और बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ी तो आगे हम चलाएंगे। मेयर BJP के हैं, इसीलिए उनके शब्दों में वही है जो सियासत को सूट करते हैं। हालांकि आज की भीड़ की तस्वीरें भी BJP को सूट करने वाली थी। BJP ने इस भीड़ को भी अपने एजेंडे से जोड़ दिया। इसलिए मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वालों से कि इसको धर्म से मत जोड़ो, इसको किसी भी जाति मजहब से मत जोड़ो। जो आतंकी है वो आतंकी है, उसकी जाति मजहब नहीं है। अवैध हथियारों, अवैध धंधों और अवैध घुसपैठियों के अड्डे बन चुके हैं ये शाहीन बाग, जहांगीरपुरी, सीमापुरी। और मैं तो कहता हूं कि जब भारत का कानून, संविधान लागू ही नहीं होने दे रहे हैं तो इन जगहों को क्या कहा जाएगा। ये तो छोटे छोटे मिनी पाकिस्तान जगह जगह बनते जा रहे हैं।
किसी मुद्दे पर बीजेपी बोले और कांग्रेस सांस थामी बैठी रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। विवाद में देर से ही सही, लेकिन कांग्रेस की भी एंट्री हुई। आदरणीय मित्र, नफरत की राजनीति, धार्मिक बंटवारे की राजनीति, हिंदू मुसलमान विवाद की राजनीति, बुलडोजर की राजनीति ने देश की अर्थव्यवस्था पर बुलडोजर चला दिया है। शाहीन बाग के नाम पर ये तो सियासी संग्राम की शुरुआत भर है। सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग पर दी गई सीपीएम की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया और फटकार लगाकर भगा दिया, नहीं तो मामला कानूनी दांवपेच में फिर से लंबा खिंचता। इत्तेफाक देखिए कि शाहीन बाग में जब सीएए एनआरसी का विरोध शुरू हुआ तब दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, और आज जब भीड़ ने बुलडोजर को घेरा तो कुछ दिनों में एमसीडी का चुनाव होने वाला है। जब एमसीडी का ये बुलडोजर शाहीन बाग के इलाके में पहुंचा तो वहां स्थानीय नेताओं ने खूब ज्यादा जमघट लगा लिया था। पहले कांग्रेस के नेता पहुंचे, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की, लेकिन जब लगा कि कांग्रेस को मलाई खा सकती है इस पूरे मामले पे, तो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जो इस इलाके से आते हैं, वो भी साउथ एमसीडी के इस अभियान के खिलाफ सड़क पर उतर गए। इन्हीं अमानतुल्लाह खान के खिलाफ साउथ एमसीडी ने अब शिकायत शाहीन बाग थाने में दर्ज कराई है कि उन्होंने कार्रवाई में खलल डाली है, यानी सरकारी कामकाज को रोकने की कोशिश की। इसके पहले जहांगीरपुर इलाके में पहले सांप्रदायिक हिंसा हुई थी और फिर उसके बाद वहां पर बुलडोजर चले थे। उसके बाद से दिल्ली में अवैध निर्माणों पर बुलडोजर का डर लगातार बना हुआ है और इस बुलडोजर के डर के साथ बीजेपी अपने सियासी मकसद को भी साधना चाह रही है। आज कांग्रेस बुलडोजर चलाने का विरोध कर रही है, जबकि इमरजेंसी के दौरान 18 अप्रैल 1976 को तुर्कमान गेट पर बुलडोजर चला था। तब कांग्रेस की ही सरकार थी। उन दिनों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी सत्ता के अघोषित सर्वे सर्वा थे और उनकी करीबी रुखसाना सुल्ताना को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। रुखसाना बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री अमृता सिंह की मां थी, जिनकी अगुवाई में 10-15 बुलडोजर तुर्कमान गेट में तोड़फोड़ के लिए पहुंचाए गए थे। हजारों लोग ये कहकर बुलडोजर का विरोध कर रहे थे कि वो मुगलों के जमाने से रह रहे हैं। उनके विरोध पर लाठीचार्ज हुई, आंसू गैस छोड़े गए और फिर बुलडोजर चले। यहां तक कि पुलिस ने गोली भी चलाई। पुलिस फायरिंग में कहा जाता है कि 20 से ज्यादा लोग उस वक्त मारे भी गए थे। उस दौरान तोड़फोड़ से करीब 1.5 लाख बेघर हो गए थे। कांग्रेस भी बुलडोजर के विरोध और पक्ष में समय समय पर रही है। बीजेपी भी बुलडोजर के जरिए अपनी सियासी रोटियां सेक रही है, लेकिन समय का पहिया बदला है और बुलडोजर का पहिया आज कांग्रेस की जगह बीजेपी शासित एमसीडी के हुक्म से चल रहा है। दिल्ली में बुलडोजर पर राजनीति जारी है तो मुंबई में हनुमान चालीसा पर। अमरावती से निर्दलीय सांसद और राजद्रोह के आरोप में 12 दिनों तक जेल में रही नवनीत राणा आज दिल्ली आ गई। नवनीत राणा ने एक तरफ स्पीकर ओम बिरला से मिलकर जेल में खुद को मिली यातनाओं के बारे में जानकारी दी, तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात करने की वो कोशिश कर रही हैं। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा के मुद्दे को उठाकर उद्धव सरकार को जिस तरीके से घेरा, उसमें उनको बीजेपी का भरपूर समर्थन मिल रहा है। अब सवाल यह है कि समर्थन क्या महाराष्ट्र की राजनीति में नई धुरी बनेगा या नहीं बनेगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित और अजय दुबे की ये खास रिपोर्ट। एक सांसद के रूप में लोकसभा स्पीकर का संरक्षण हासिल करने के लिए नवनीत राणा मुंबई से दिल्ली आ गए, लेकिन मुंबई की सियासी कड़वाहट ने पीछा नहीं छोड़ा। मुंबई से दिल्ली रवाना होने से पहले राजद्रोह का मुकदमा झेल रही नवनीत राणा मीडिया से रूबरू हुई और निशाने पर थे सीधे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। संकट मोचन सबका संकट निकाल देते हैं और संकट मोचन के नाम से जिन लोगों ने मुझे इस तरीके का पीड़ा दिया है, संकट मोचन उन्हें ज़रूर सबक सिखाएंगे और उनको मानने वाले। नई दिल्ली में अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर से मिलकर बताया कि जेल में उन्हें किस तरीके से सताया गया। जैसे जैसे अरेस्ट हुआ, जिस तरीके से कार्रवाई हुई, किसके आदेश पे ये झूठे ऑफेंस दाखिल किए गए,
किसके आदेश थे और सभी चीजों पे मैंने बात की। मैंने पूरी रखी है बिरला साहब से कि इस पे अगर वो दोषी हैं और दोषी पाते हैं तो उन पे जरूर कार्रवाई होगी। वैसे 23 मई की तारीख मुकर्रर हुई है जब नवनीत संसद की विशेषाधिकार समिति के सामने अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले नवनीत राणा के हाथों में आज भी हनुमान चालीसा है और दिल में ये गुबार कि उद्धव सरकार ने बहुत नाइंसाफी की और नाइंसाफी हुई है तो इंसाफ भी अब होकर रहेगा। हॉस्पिटल ने अपनी जवाबदारी पे कि आपको अगर कुछ होता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लिख के मुझसे लिया है, तो अभी भी स्टिल मेरी जो पेन है, मैं पेन किलर्स पे हूँ, तीनों टाइम पेन किलर खा रही हूँ और मैं अभी भी दिल्ली उसी पेन किलर से ही ट्रैवल कर रही हूँ। आज उनका पावर और उनका समय उनके साथ है करके इतना सब अत्याचार वो महाराष्ट्र के जो भी उनके अगेंस्ट बात करता है उनके ऊपर करता है। सबका समय आता है, आज 13 नंबर है तो कल हमारा जरूर आएगा। एक तरफ नवनीत राणा ने शिवसेना और उद्धव सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी है और दूसरी तरफ राजनीतिक गणित भी उन्होंने बिठा लिया है। इसीलिए वो दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से अपना दुखड़ा बयां करने वाली है। लगता है हमारे केंद्र की सरकार पूरी महिलाओं को सम्मान करती है, उनको रिस्पेक्ट करती है। आज जाकर उन्हें जो भी मेरे साथ बीती है, जे लॉकअप से लेके जेल तक, उस पे हर चीज पे मिलेंगी आप, क्योंकि वो रिस्पेक्ट करने वाले लोग हैं और ऐसे ही लोग से मैं अपेक्षा कर सकती हूँ। अब नवनीत राणा के धार्मिक आंदोलन से निकलती राजनीति को समझिए। 2019 का लोकसभा चुनाव नवनीत राणा ने कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से जीता, लेकिन आज वो बीजेपी के करीब है। 2019 में लोकसभा और विधानसभा चुनाव शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और जीता भी, लेकिन आज वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ है। अमरावती शिवसेना का गढ़ रहा है, जिसपे पिछली बार नवनीत राणा ने सेंध लगा दी। अब शिवसेना उस हार की सेंध को अगली जीत से भरना चाहती है, तो बीजेपी नवनीत राणा के दम पर अमरावती में अपने पैर जमाने की कोशिश कर सकती है। पूरे अमरावती में लोकसभा से विधानसभा तक बीजेपी नील बटे सन्नाटा है, लेकिन नवनीत राणा और उनके पति के रूप में उसे एक उम्मीद दिखी है। देवेंद्र फडणवीस ने जाकर नवनीत राणा से मुलाकात की, तो वहीं मोहित कंबोज ने भी जाकर हाजिरी लगाई। दूसरी तरफ शिवसेना नवनीत राणा को लेकर करो या मरो की मुद्रा में है। नवनीत राणा ने कहा है कि दिल्ली जाकर वो संजय राउत के खिलाफ पुलिस के पास मुकदमा दर्ज कराएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ बीएमसी की एक टीम उनके खार वाले घर पर पहुंच गई। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा, हे मी कॅमेरा समोर सांगतो। शिवसेनेच्या संयमाची परीक्षा पाहू नका। कोर्ट हैज गिवन स्पेशल 9 ऑर्डर्स कि वो सब्जेक्ट पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। हमने ऑफेंस के बारे में बात की, जो मेरे साथ लॉकअप से लेके जेल में हुआ, वो सब चीजों पे मेरा बात करना, लोगों को सामने लाके बताना। नवनीत राणा को बीजेपी का सहारा मिला तो शिवसेना नवनीत राणा की जमानत में नत्थी शर्त के हवाले से उनको सलाखों के पीछे दोबारा देखना चाहती है। दरअसल नवनीत राणा को जमानत देते हुए निचली अदालत ने कहा था कि वो मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन वो मीडिया से रूबरू हुई तो महाराष्ट्र सरकार फाउल गेम का आरोप लगाने लगी। इसमें ही उनकी बेल के कैंसिलेशन की भी ऑर्डर अनिश्चित थी, क्योंकि उस ऑर्डर में ऐसा है कि इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में किसी भी मीडिया के सामने जाके बात नहीं करनी है, और अगर बात किया तो उनका बेल स्टैंड्स कैंसल्ड फोर्थविथ। हालांकि इस पूरे मामले में एनसीपी प्रमुख शरद पवार की खामोशी कुछ बड़े सवाल खड़े कर रही है। वैसे भी उद्धव सरकार के मेंटर की भूमिका में वही है। मुंबई से अजय दुबे के साथ जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट। और अब बात झारखंड की राजनीति पर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की करीबी अधिकारी मानी जाने वाली खनन सचिव पूजा सिंघल भ्रष्टाचार के मामले में बुरी तरीके से अब फंसती जा रही हैं। उनके सीए के घर से 20 करोड़ नकद मिले तो उनके पति अभिषेक झा और सीए सुमन से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी थी। और अब खबर यह है कि कल ईडी के बड़े अधिकारी खुद पूजा सिंघल से पूछताछ करेंगे। जी हां, पूजा सिंघल को हाजिर होने के लिए ईडी ने समन कर दिया है। कल सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त पूजा सिंघल के साथ ये बड़ी बातचीत
बड़ी पूछताछ शुरू हो सकती है। बीजेपी ने इस पूरे मामले को एक बड़ा सियासी मुद्दा बना दिया है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कह रहा है कि अगर पूजा भ्रष्ट थी तो रघुबर दास के राज में उनको क्लीन चिट कैसे दी गई थी, ये जेएमएम उल्टा बीजेपी से पूछ रही है। इन सब के बीच सबकी नजरें पूजा सिंघल की उस काली डायरी पर हैं जिसमें पावर और पैसे की पूजा का सारा कच्चा चिट्ठा है। मेरे सहयोगी शशांक की रांची से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल के सीए के घर इतने नोट मिले कि गिनने वाली मशीन तक गर्म हो गई। फिर तमाम ठिकानों की ईडी ने तलाश की तो निकली एक काली डायरी। ईडी को मिली डायरी के हर एक पन्ने से सवाल उठता है कि उस डायरी में किन नेताओं के नाम हैं जिससे झारखंड की राजनीति में हड़कंप मचा है। उस डायरी में किन नौकरशाहों का नाम है जिन्होंने अपनी जेब भरने के लिए प्राकृतिक संसाधनों से भरे एक राज्य को खोखला कर दिया। उस डायरी में किन रसूखदारों का नाम है जिस पर नजर पड़ते ही ईडी के भी होश फाख्ता हो गए। इन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए ईडी ने इतवार को भी पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। वही पूछताछ सोमवार को भी हुई। एबीपी न्यूज को उच्च स्तरीय सूत्रों से जो खबर मिली है उसके मुताबिक ईडी ने पूजा सिंघल के पति और सीए से पूछा कि जिन लोगों के नाम डायरी में हैं, उनको आप कैसे जानते हैं, वो लोग किस तरह से आप लोगों की मदद करते थे, उनसे आर्थिक लेन देन होता था या नहीं होता था, अगर आर्थिक लेन देन होता भी था तो किस तरह होता था, आपके धंधे में वो लोग शामिल है या नहीं, अगर शामिल है तो कहां तक शामिल है, क्या पूजा सिंघल भी इन लोगों से सीधा संपर्क में रहती थी, क्या पूजा सिंघल और आप लोग मिलकर इनसे मदद लेते थे। डायरी में जिन लोगों का नाम है, क्या काम के बदले वो लोग आपसे कमीशन भी लेते थे। एबीपी न्यूज को ये पुख्ता जानकारी मिली है कि ईडी के इन सवालों ने अभिषेक झा और सीए सुमन के पसीने छुड़ा दिए हैं। ना तो पैसों का पाई पाई जानने वाला सीए सुमन और ना ही पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा ईडी के सवालों का ठीक से जवाब दे पा रहे हैं। तो इसमें अब होगा कि ईडी कभी भी अभिषेक झा को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं ईडी ने पूजा सिंघल को समन जारी किया है और मंगलवार को पूछताछ के लिए बुलाया है। पूजा सिंघल के पति एंड कंपनी से कल करीब 9 घंटे तक पूछताछ से पता चला कि रुतबे वाली सचिव साहिबा का परिवार भ्रष्टाचार के दलदल में किस कदर धंसा है और हर सवाल कैसे सिंघल परिवार की नींद हराम कर रहा है। इतवार को अभिषेक झा और उनके सीए सुमन से ईडी ने पूछा कि पल्स हॉस्पिटल के लिए 123 करोड़ रुपए कहां से आए, कहीं हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से तो पैसे नहीं आए। क्या पल्स अस्पताल से जिन 20 शेल कंपनियों का संचालन होता था उनके जरिए काली कमाई को सफेद किया जाता था। अभिषेक झा से पूछा गया कि क्या अस्पताल में उनकी पत्नी पूजा सिंघल की भी भूमिका है। पल्स हॉस्पिटल बनाने के लिए किस बैंक के किस शाखा से 23 करोड़ का लोन लिया गया। अभिषेक झा से पूछा गया कि क्या उनके जरिए उनके पिता कामेश्वर झा तक रुपए पहुंचते थे। क्या रांची में एक नामी गिरामी कॉफी शॉप में मनी लॉन्ड्रिंग और ट्रांजैक्शन की बात होती थी। अभी जांच की तपिश तो पूजा सिंघल के पति को झुलसा रही है, लेकिन इसको महसूस तो पूजा भी कर रही होंगी। दरअसल 2000 बैच की आईएएस अफसर पूजा सिंघल अच्छे से जानती हैं कि पावर की पूजा कैसे की जाती है। इसलिए चाहे सरकार रघुवर दास की रही हो या अब हेमंत सोरेन की, पूजा की पावर, पूजा को सबसे क्लीन चिट मिली है और इसको लेकर ही आज बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा एक दूसरे पर तलवार तानकर खड़े हैं। ऐसा राजनीतिक मूर्खता, और वो भी 3 बार का एक एमपी ट्वीट करता है सुबह 8 बजे। मतलब हम तो समझते हैं कि मीडिया के द्वारा जो प्रपंच चला जा रहा है, जनता उसका माकूल जवाब देगी। 2019 में भी हम लोगों ने दिया है और आगे 30 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी इस झारखंड राज्य में नहीं रहेगी। देखिए, भय भूख भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है सरकार, भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-2.5 साल से लगातार कह रही थी जब से ये सरकार बनी है। और जिस तरह से 20 करोड़ रुपया पकड़ाया है, भारतीय जनता पार्टी की कही हुई बात सही हो गई। और बाबा बैद्यनाथ जी से यही प्रार्थना है कि जल्दी से इस सरकार से मुक्ति दिलाइए झारखंड को। हेमंत सोरेन की पार्टी ने ईडी के खिलाफ मोर्चा खोला है तो बीजेपी हेमंत सोरेन सरकार की शव यात्रा निकाल रही है। लेकिन इन दोनों के बीच यक्ष प्रश्न है कि पूजा सिंघल की काली कमाई के खेल पर
हर सरकारों ने चुप्पी क्यों साधे रखी? पूजा पर आरोप है कि आय से ज्यादा उनकी संपत्ति है। अवैध खनन को प्रश्रय दिया। हेमंत सोरेन और उनके भाई वसंत सोरेन को सस्ते दामों पर खनन आवंटन किया। रेत खनन का ठेका अपने पसंदीदा ठेकेदारों को दिया। खूंटी और चतरा में मनरेगा में 18 करोड़ रुपए के घोटाले किए। इन घोटालों पर जांच की आंच अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को भी झुलसाने लगी है। रांची से शशांक की रिपोर्ट। आज के सवाल पर आपके फाइनल जवाब की बारी है। आज हमने आपसे पूछा था कि शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई को क्या धर्म के चश्मे से देखना सही है? हमारे ट्विटर हैंडल @ABP न्यूज पर जाकर आप लोगों ने जो जवाब दिए हैं उसके नतीजे अब आपके सामने हैं। 32% लोग कहते हैं कि धर्म के चश्मे से देखना सही है और 68% ऐसा नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि धर्म के चश्मे से देखना सही नहीं है। ज्यादातर लोगों की यही राय है। तो इंडिया चाहता है मैं आज के लिए बस इतना ही। ABP न्यूज आपको रखे आगे।